हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी सफ़र वृद्धाश्रम का पार्ट 2 है। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ ही सुमित की भेंट एक लड़की प्रिया से हुई, जो कि उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद सुमित ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही अपने पिता को प्रिया के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी में उसे बढ़िया सैलरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। के साथ जब वह अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता हर बार की तरह उसके लिए पलके बिछाए बैठे थे। अब तक उसके दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, समर्पण और त्याग छोटा पड़ने लगा था। लेकिन अभी कुछ बची कुछ संवेदनाएं थीं जिन्हें अपने पिता के साथ वह बांटना चाहता था, और लगे हाथ ही उसने सोचा कि पिताजी को प्रिया के बारे में भी बताने का उचित समय है। जैसे ही उसने अपने पिता को इस बारे में बताया, उनके जीवन में तो मानो आनंद की हिलोरें पैदा हो गई। वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद ही सुमित ने अपने पिता को प्रिया से मिलवाया। प्रिया से मिलने के पश्चात बलराम जी उसके आचार विचार से बहुत प्रभावित हुए। उसका व्यवहार, बातचीत करने का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी दिल्ली में सुमित ने अपने पिताजी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में प्रिया के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में ही मुंबई चला गया। लेकिन सुमित वहां जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में बलराम जी का अकेलापन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पहले तो सुमित हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने पर भी उसके फ़ोन की घंटी सुनने के लिए बलराम जी के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था। प्रिया हर रोज़ शाम को बलराम जी को फ़ोन लगाया करती थी और उनका हालचाल जान लिया करती थी, और अपनी बहू प्रिया के मुंह से 2 प्यार भरे बोल सुनकर बलराम जी का अकेलापन कुछ कम तो होता था, परंतु वहीं अपने बेटे के व्यवहार से वह परेशान हो जाते थे। प्रिया भी अपने पति सुमित से इसी बात को लेकर झगड़ा करती थी कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि जन्म देने वाले अपने पिता के लिए भी उसके पास समय ही नहीं है। परंतु सुमित पर तो केवल पैसा कमाने का भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपनी अध्यापक की नौकरी से तो बलराम जी रिटायर हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी और मकान तक वो अपने बेटे पर लुटा चुके थे। अकेलापन दिन दिन बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब सुमित ने दिया था, उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वे सोचने लगे कि आधुनिकता की दलदल में फंसता उनका मूर्ख बेटा यह जान ही नहीं पाया कि यह एहसान नहीं था, बल्कि प्यार और अपनापन था उसके पिता का। वे जानते थे कि हाई प्रोफाइल समिति की बुद्धिजीवी मानसिकता ने उनके बेटे का विवेक उसे छीन लिया है। उनकी बहू प्रिया उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान प्रिया और सुमित के घर बलराम जी की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और सुमित का घर नन्हे मुन्ने की किलकारी से गूंज उठा। पोता होने की खबर सुनकर बलराम जी स्वयं को रोक न पाए और अगले दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने पोते से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा उन्हें आज मिल गया हो। तभी तो कहा जाता है कि मूलधन से कई गुना प्यारा ब्याज होता है। अपने पोते को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वक्त 30 साल पीछे चला गया हो और उनका छोटा सुमित उनकी गोद में हो। नामकरण का अधिकार प्रिया ने बलराम जी को दिया और दादाजी ने उसका नाम करण रखा। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और आंखों से खुशी के आंसू आ गए। जब प्रिया ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों के बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की इस मुस्कान को फीका नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपने पोते से कभी दूर नहीं होने देगी। करीब 1 सप्ताह अपने बेटे के घर गुजारने के बाद जब बलराम जी ने वापस जाने का सोचा तो प्रिया ने अपने पति सुमित से कहा, जी एक बात कहूँ, काफ़ी समय बाद मैं पिताजी को हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। अपने पोते का साथ पाकर उन्हें चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मैं चाहती हूँ कि उनका यह चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे।
इसीलिए अब से वो भी हमारे साथ ही रहें। तो कैसा रहेगा? प्रिया ने यह बात इतनी विनम्रता और प्यार से कही कि सुमित के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। अब बलराम जी अपने बेटे के घर में मुंबई में ही रहने लगे थे। अपने पोते कर्ण का साथ पाकर मानो उनको जिंदगी के सही मायने मिल गए थे। नन्हे कर्ण को भी अपने दादाजी के साथ बहुत भाता था। उनकी गोद में आकर उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। समय पाकर प्रिया अपने ससुर जी को घुटनों के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनके अच्छे से इलाज करवाया, जिससे उनके घुटने अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब वह ढंग से चलने फिरने लगे थे। प्रिया इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि बलराम जी को उनके घर में रहकर किसी तरह का तकलीफ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे कर्ण बड़ा हो रहा था, उसके दादाजी के प्रति उसका प्रेम और प्रगाढ़ होता जा रहा था। लेकिन वहीं उनका अपना बेटा सुमित धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। बलराम जी का जोर जोर से खांसना, घर के किसी काम में बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सुमित के काम की व्यस्तता और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वह एक रात शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। बलराम जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उसे समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ अब शराब पीकर लौटना सुमित का हर रोज का काम बन गया था। अक्सर शराब के नशे में वह प्रिया को भी गालियां देने लग गया था। अब बलराम जी ने चुप बैठना उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बैठाकर समझाने लगे। देखो बेटा सुमित, यह शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसने न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद पार कर दी जब तुमने बहू को गालियां दी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन और अधिक खराब हो, इससे पहले ही तुम संभल जाओ और नशे से दूर रहो। पिता ने यह बात बड़ी आत्मीयता और प्रेम से कही, लेकिन सुमित को लगा कि जैसे उसके पिता की बातें, उसकी चिंताएं केवल उसे ताना मारने, सताने और जताने के लिए ही है। ना जाने क्यों वह अपने पिता के प्यार को पूरी तरह से भूल चुका था। अपने पिता द्वारा समझाए जाने पर सुमित एकाएक भड़क उठा और बोला, पिताजी आप मेरी ज़िंदगी में कोई दखल ना दे तो ही अच्छा होगा। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं जिसने अपने जीवन भर कोई तरक्की नहीं की। मेरी ज़िंदगी में मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, आपके रूढ़िवादी ख्यालात के हिसाब से नहीं। इसीलिए अपनी नसीहत अपने पास रखिए। सुमित की इन बातों से बलराम जी की आंखें आंसुओं से भर उठी, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वे अकेले रह पाते। उनकी बहू प्रिया ने भी उनकी ओर देखा और उसकी बह निकले। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया को भी महसूस हो चुका था कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना चूर है कि उसके सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। एक दिन उसके पास मित्र का फ़ोन आया कि आज रात उसके घर पार्टी है, परंतु सुमित ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पर पार्टी करते ही नहीं थे, तुम्हारे पिताजी इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया, मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया हूँ, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देते थे। उनके जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात सुमित को बहुत पसंद आई, क्योंकि वो स्वयं भी अपने पिता की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहा था। अब उसने भी मन ही मन तय कर लिया कि वह अभी अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। लेकिन वृद्धाश्रम भेजने की बात का प्रिया ने विरोध किया। उसने दलील दी कि करण को अपने दादाजी के साथ बहुत अच्छा लगता है और फिर पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। यह उनके आराम करने के दिन है, इसीलिए हमें उन्हें अपने पास रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सुमित ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसने एक दादा को, उसके पोते और बहू को अपने पिता तुल्य आश्रय से दूर कर दिया और बलराम जी को पहुंचा दिया मुंबई के उस वृद्ध आश्रम में, जहां वृद्ध लोगों का वह आसरा था जिसने इंसान ने ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मारकर बनाया था। जिस समय बलराम जी वृद्ध आश्रम गए थे उस समय करण 7 साल का था। अपने दादा के वृद्ध आश्रम भेजे जाने पर वह बहुत उदास था। रह रह कर उसके मन में अपने दादा के साथ बिताए गए मीठे पलों की याद उमड़ आती थी। उसे वह पल याद आता था जब उसके दादाजी आंखों में आंसू लिए उसके घर की दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु उस समय वह विरोध करने की स्थिति में नहीं था। उधर बलराम जी अपने आप को ही उन बंद दीवारों के बीच में जीने का हौसला तो देते रहते, लेकिन इसी के साथ ही वह इसी चिंता में डूबे रहते कि ना जाने वह जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठे हैं जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे
समय बीतता गया, आज कर्ण 16 साल का हो चुका था और हर साल की तरह प्रिया अपने बेटे और उसके जन्मदिन पर उसके दादा से मिलने वृद्ध आश्रम ले आई और वहां जाकर बलराम जी और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने कर्ण का जन्मदिन मनाया। बलराम जी और उनका पोता कर्ण एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोते से अलग होते ही बलराम जी के मन में फिर से असीमित सन्नाटा पसर जाता था। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी नीरस सी लगने लगती थी, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने लहू से सींचकर पल्लवित किया था, आज वही पौधा वृक्ष बनकर उनसे मुंह मोड़ चुका था। इधर करण ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी बहुत कमजोर पड़ चुके थे, इसीलिए वह अंदर ही अंदर अपने दादा की देखभाल न करने की गलानी से भर उठता था। एक प्राचीन कहावत है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे की कहानी हमारी पार्ट 3 में होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।